गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हारून है और मैं एकलव्य एकेडमी मेरठ से एजुकेट हूँ। मेरा अध्यापन में जो अनुभव है पिछले 5 बरस का है। मेरी यदि शिक्षा की बात की जाए तो मैंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद पीजी मेरा हिस्ट्री विषय में रहा है। मैंने पीजी में नेट की परीक्षा भी पास की है और मैं लगातार पीसीएस के जो मेरा वैकल्पिक विषय रहा है वो इतिहास विषय रहा है। ठीक है, तो आज हम इतिहास की बात करेंगे, इतिहास के अध्ययन की बात करेंगे। तो इतिहास एक बड़ा व्यापक विषय है जिसके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे अनुसंधान की आवश्यकता होती है और वो अनुसंधान लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो जो इतिहास विषय है कोई एक छोटा सा विषय नहीं है, यानी कि कई सारे विषयों का एक विषय है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास को जो सिविल सेवा की परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये एक अनुसंधान का विषय ही है, लगातार चल रहा है, उस पर अनुसंधान हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जो इतिहास विषय है ये चाहे भूगोल हो, चाहे आर्थिकी हो या अन्य विषय हो, ठीक है, तो वो सबसे कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है। इतिहास को हम जानेंगे तो उस समय की उस काल की हम अर्थव्यवस्था को भी जानेंगे, उस काल की हम भौगोलिक दशाओं को भी जानेंगे, उस काल की हम राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांतों को भी जानेंगे। तो यानी कि इतिहास ये कह देना कि एकमात्र ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है या ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम इसको पढ़ते हैं तो ये सर्वथा गलत होगा। ठीक है, तो इतिहास को हम जब जानेंगे तो उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को जानेंगे, आर्थिक परिस्थितियों को भी जानेंगे और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भी जानेंगे। ठीक है, हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, सामान्य तरह से कहते हैं कि 3 विषय हैं इसके: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। हालांकि वैश्विक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं, अमेरिकन क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हम इतिहास के परिचय की बात करेंगे, यदि हम इतिहास के परिचय की बात करेंगे तो इतिहास का परिचय क्या है कि ये जानेंगे इतिहास के परिचय के अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अनुसंधान। और अनुसंधान से क्या लिया गया? हिस्ट्री। यानी कि जो इतिहास विषय है वो अनुसंधान का विषय है। सीधी सीधी बात कही गई है इसमें। अब पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? यदि हम अपनी बात करें तो कहाँ देखने को मिलेगा? अथर्ववेद में। देखो, वैदिक पीरियड में 4 वेदों का वर्णन मिलता है। किस किस का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद में जो इतिहास शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। और इतिहास क्या है? इसका एक उपवेद बताया गया है। ठीक है, अभी हम सारी चीजें देखेंगे। तो यानी कि वही पुरानी चीजें, संस्कृत का शब्द भी है जिसका अर्थ क्या है? पुरानी घटनाओं का अध्ययन। क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। यानी कि पुरानी घटनाओं का अध्ययन क्या कहा गया है? इतिहास कहा गया है। इतिहास कहा गया है, जिसका अर्थ होता है इतिहास का अध्ययन या पुरानी घटनाओं का विवरण का। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम देखते हैं? उस समाज की संस्कृति क्या देखते हैं हम? क्या देखते हैं? इतिहास का अध्ययन मनुष्य के अतीत से संबंधित होता है, जिसमें उसके समाज, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक प्रगति, युद्ध और वैज्ञानिक विकास जैसे विषय शामिल होते हैं। इतिहास विभिन्न कालांतर में विभिन्न समय सीमाओं में विभाजित होता है, जिन्हें इतिहासकार अध्ययन करते हैं। तो यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों की हम बात करेंगे तो चीजें हम जान पाएंगे। और इसमें क्या है कि उसकी जो समाज है उसकी संस्कृति को भी जानेंगे, यानी कि रहन सहन क्या है, उनकी राजनीति को जानेंगे, क्योंकि पुरातन पद्धति में कहीं भी ऐसा है कि मुख्य रूप से राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, तो उसके बारे में जानेंगे। और आर्थिक प्रगति, यानी कि मनुष्य ने आर्थिक संबंधों को किस आधार पर निर्वहन किया था। ठीक है, और उसमें युद्ध स्थिति भी देखेंगे और वैज्ञानिक विकास भी देखेंगे। अब हम बात देखेंगे कि इस समय सीमाओं में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक
इतिहास शामिल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इतिहास क्या है, 3 भागों में बटा गया। अब देखो, जब हम प्रारंभिक इतिहास की बात करेंगे तो उस समय यानी कि प्राचीन इतिहास से भी पहले, प्राचीन इतिहास से पहले, तो यानी कि मानव का जो इतिहास है वो प्रारंभिक अवस्था में किस आधार पर है, पुरातात्विक खोजों के आधार पर है। ठीक है, अब उसमें क्या है, लिखित प्रमाण भी है, पुरातत्व भी है, पत्रिकाएं भी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास होता रहा है उसी प्रकार से इतिहास का विकास भी होता रहा। ठीक है, तो यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे और ऐतिहासिक काल को देखेंगे। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जहां कुछ भी हमें लिखित रूप से नहीं मिला है, यानी कि जो साक्ष्य हैं ऐतिहासिक दृष्टि के वो हमने किस आधार पर देखे हैं, वो केवल और केवल वो हमने खोजों के आधार पर, या उस समय जो उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया है उनके आधार पर, या जो खोज की है उनके आधार पर, यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन का कार्य किया गया है। ठीक है ना, तो इस आधार पर देखेंगे। अब इतिहास को यानी हम देखेंगे कि इतिहास के बारे में जब हम जानेंगे तो 3 आधार पर देखते हैं। भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे हम, तो इसमें आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल आ गया, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करेंगे, यानी कि इतिहास का हमने 3 भागों में बांट दिया। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जहां का वर्णन केवल और केवल जो वस्तुएं मिली हैं या हमने खुदाई वगैरह की है उसके बाद जो मिला है वो केवल अनुमानों पर लिखा गया है। इसको 3 पार्ट में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इसमें 2 पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, इसमें यह है कि हमें लिखित रूप में क्या है, लिखित रूप में साक्ष्य तो मिले हैं परंतु हम उनको पढ़ नहीं पाए। यहां क्या है प्राग ऐतिहासिक काल में, यानी कि लिखित रूप से हमें कुछ भी नहीं मिला, लिखित रूप से कुछ भी नहीं मिला, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित रूप में मिल चुका है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। अब देखो यहाँ 2 सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में 4 वेद हैं जो पढ़े जा चुके हैं, ऐसा क्यों, जबकि इसको तो हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रख सकते थे, फिर भी क्यों रखा, क्योंकि जो वेद थे उस समय वो लिखित रूप में एकत्र नहीं हुए थे, लिखित रूप में एकत्र नहीं हुए थे, ये बाद में जाकर सूत्र साहित्य काल में इनका जो है संकलन एक साथ हुआ है, इसलिए हम इसको इसमें रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। रही बात सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें लगभग 400 अक्षर हमें मिल चुके हैं परंतु हम उसको जो है अभी तक पढ़ नहीं पाए, यानी कि रिसर्च का। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, यानी कि जिस काल से हमें लेखन प्रणाली और उसको पठन प्रणाली दोनों हमने विकसित कर ली, यानी कि लेखन प्रणाली को भी और पठन प्रणाली को विकसित कर लिया और उनके लिखे हुए स्रोत हमारे पास हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक युग की बात हम उसमें करते हैं। और इसमें 3 चरणों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत की बात यदि हम करेंगे तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक करेंगे। कब तक करेंगे, 712 ईस्वी तक। अब यदि हम मध्यकाल की बात करेंगे तो 712 से जो है हम उल्टा लिखा 1707 ईस्वी तक करेंगे, और आधुनिक काल की बात करेंगे हम 1707 से और वर्तमान की बात करेंगे, यानी कि 3 चरणों में हमने इसको बांट रखा है। ठीक है, अब
प्राचीन भारत की बात करेंगे तो प्राचीन भारत महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, यानी कि हमने इसको पार्ट में बांट रखा है। अब देखो जो पूरा इतिहास है उस इतिहास विषय को हम लगभग उस इतिहास विषय को हम लगभग 100 घंटे, कितने 100 घंटे के लेक्चर में पूरा करेंगे, ये टारगेट है। ठीक है, पूरे इतिहास में। अब देखो महाजनपद काल है, महाजनपद काल पूरा हो जाएगा, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल, यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन है जहां हमें लिखित रूप में मिले हैं। अब इसमें भी जो दक्षिण का है संगम काल, चोर चेर पांड्य, इसको पढ़ेंगे। फिर यहां से जब हम खत्म करेंगे वर्धन काल के बाद, तो हमारा जो पूर्व मध्य काल है और उत्तर मध्य काल है ये प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि मध्यकालीन भारत, यानी कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण हुआ था अरबों का, तो वहां से मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक है, और ये कब से कब तक चलता है? 8 से 12वीं शताब्दी तक। और वास्तव में जो मध्यकाल का प्रारंभ है वो तुर्कों के आक्रमण के साथ, यानी कि हम ये कह सकते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आया, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। कब से? तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात जो है कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बाद भारत में मध्यकाल की स्थिति चली जाती है। अब यहाँ मध्यकाल में दो जो डायनेस्टी थी, जो दो वंश थे, वो बहुत व्यापक रूप से रहे। कौन सा? एक तो सल्तनत काल और दूसरा कौन सा है? मुगल काल। दूसरा कौन सा है? मुगल काल। यानी कि तुर्कों के बाद, तुर्कों का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने पराजित किया था। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रारंभिक अवस्था थी जब यहाँ पर मुगल आए थे। ठीक है, और महान मुगलों की यदि हम बात करें तो औरंगजेब तक, यानी कि 1707 तक उनका शासन रहा है, यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक। उसके बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, जहां वो क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ जाता है। पूरे इतिहास में हम एक चीज देखेंगे कि जब केंद्रीय सत्ता, यानी कि चाहे हम मौर्यों की देखें, चाहे हम गुप्तों की देखें, चाहे हम मुगलों की देखें, या हम सुल्तानों की देखें, जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तभी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है। और ये जो स्थिति है हम वर्तमान राजनीति में भी देख सकते हैं। उसके बाद कौन आया? आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बंगाल हो, बिहार हो, नीचे हैदराबाद हो या अवध हो, ये सारे जो क्षेत्रीय राज्य थे इनका उदय हुआ और अंग्रेजों को वहां से मौका मिला। क्योंकि जब अंग्रेज, हालांकि ये कहेंगे कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, किसके लिए? व्यापारिक गतिविधियों के लिए, तो उन्होंने पहले अपने उपनिवेश को जो है केवल और केवल आर्थिक रूप से देखा। आर्थिक रूप से देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि राजनीतिक संक्रमण काल यहाँ चल रहा है, तो उन्होंने अपना जो है वास्तविक कार्य किया, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कर लिया और उपनिवेशिक काल को आगे बढ़ावा दिया। किसको? उपनिवेशिक काल को बढ़ावा दे दिया उन्होंने आगे। और हम आधुनिक भारत में जब हम देखेंगे आधुनिक भारत में देखें यूरोपियन कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन और अंग्रेजों में भारत की विजय, कर्नाटक की विजय, बिलासी बक्सर की विजय, मैसूर विजय, मराठा संघ की समाप्ति और पंजाब अधिग्रहण। इसके बाद 1857 की क्रांति, राष्ट्रवादी पुनर्जागरण, कांग्रेस का उदय और गांधीवादी युग में स्वतंत्रता संग्राम। इसके साथ साथ आदिवासी किसान मजदूर आंदोलन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सारी जो घटनाएं हैं व्यवस्थित रूप से पढ़ाई जाएंगी, व्यवस्थित रूप से देखी जाएंगी। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लगभग 100 घंटे का ये प्रोग्राम होगा और इसमें हम सारी चीजों को समेटेंगे। इसमें हम पीडीएफ दिया करेंगे और नोट्स दिया करेंगे, इसके बाद सारी चीजें कर लिया करेंगे। उम्मीद है कि चीजें पसंद आई होंगी आपको, इस पर कार्य योजना बनेगी, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।